गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलो, हम लोग लास्ट एपिसोड में डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके थे। आज के एपिसोड में हम लोग चालू कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड 14। ये इसका टाइटल है। मींस ग्रुप 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे 11th में, 15, 16, 17, 18 बाकी के जो ग्रुप्स हैं, मींस मेन जो पी ब्लॉक है वो पढ़ेंगे हम लोग 12th में। क्लियर हो गया? बट ऐसा नहीं कि 11th का पी ब्लॉक काम का नहीं है, इसमें भी बहुत काम की चीज, बोरेक्स वगैरह की बहुत काम की चीजें हैं, तो लेते हैं। अब देखो, यहां पर एलिमेंट्स के लिए क्या क्या पढ़ना होता है अपने को। उस ग्रुप का मतलब पूरा पता होना चाहिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके सब चीज सिखाता हूं, ठीक है? एक एक करके हम लोग यहां पर सब चीज देखते हैं। चलो, कुछ बात है तो बोल दो भाई, फटाफट बोलो। तो पहले हम लोग लेते हैं ग्रुप 13 और 14। तो बेसिक्स देखते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट। बाकी पी ब्लॉक क्या है, तो वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में भरता है उन्हें हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में भरता है उनको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की यहां पर बात मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ग्रुप 13 एलिमेंट कहां पर है, तो ये थर्ड ए के भी मेंबर कहलाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NS2 NP1। यहीं पे ही पैरेलल में ले लेता हूं ग्रुप 14 जो फालतू टाइम पास से हमारा बचेगा, तो दोनों को कंपेयर करके ले लेते हैं। तो ये फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2। ये आपका ग्रुप 13 और 14 का एलिमेंटल आइडिया हुआ। इसमें जो मेंबर हैं वो कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम। इसमें जो मेंबर है तो 13 ग्रुप में वो कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। उसके अलावा भी है अन अन ट्राइयम 113, ठीक है ना? तो ये बोरॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, नेचर में नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो मेटल होता है। मतलब बाकी के सारे मेटल है, बस क्या टाइम पास करना, बाकी ये सारे के सारे मेटल्स हैं। क्लियर हो गया? ऑल, ये सब के सब ऑल सॉलिड है एक्सेप्ट गैलियम। गैलियम क्या है आपका? लिक्विड है। तो ये एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये कुछ इंट्रोडक्टिव बात मैंने आपको यहां पर 13 ग्रुप की बता दी। अब हम लोग लेते हैं 14 ग्रुप का गेट टुगेदर वाली बातें। तो ये 14 ग्रुप की बातें ले रहा हूं मैं यहां पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूं तो ये क्या है आपका? 2p 2s2 2p1 है, वो भी लिख देता हूं, बच्चों वाला काम है। ये 3s2 3p1 है, ये 4s2 3p1 है, 4p1 सॉरी। ये 5s2 5p1, ये 6s2
6p1 और ये है 7s2 7p1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे। 14 ग्रुप का मेंबर जो है वो कौन कौन है? तो इसमें कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, सुपर मास नंबर की जरूरत नहीं होती। और अन क्वाड्रियम 114। ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब यहां बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2। इसका होता है 3s2 3p2। इसका होता है 4s2 4p2। 5s2 5p2। 6s2 6p2। और इसका होगा 7s2 7p2। ये जो होता है ये नॉन मेटल होता है। ये जो होता है ये दोनों के दोनों सेमी मेटल या मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड। बाकी के तीनों की तीनों मेटल हैं। क्लियर हो गया? सारे के सारे सॉलिड हैं। मेटल्स हैं तो सारे के सारे क्या होंगे? सॉलिड। ठीक है ना? ऑल आर सॉलिड्स। तो ये जरूरत क्या है लिखने की, पता ही है आपको। ठीक है, तो फालतू ही जगह घेरेंगे हम लोग। तो मैंने 13 और 14 ग्रुप का जो स्टार्टिंग का गेट टुगेदर है वो आपका यहां पर एक टेबल बना के खत्म कर दिया दोनों ग्रुप का। यहां पर कोई बात है तो बोल दो। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 13 एंड 14 को भी कंपेयर करके खत्म करते हैं तो थोड़ा इजीली और फटाफट होगा, तो लेवल अच्छा बनाएंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है वो है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब साइज ऑफ एटम है। ठीक है ना? तो ये आपको पता है लेफ्ट राइट चलने पर क्या होती है? L2R डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल रिवाइज हो रहा है, इंक्रीजेस। तो अगर मैं बात करूं थर्ड है और फोर्थ है में किसका साइज बड़ा होगा, तो कंपेयर भी कर लेते हैं। थर्ड ए का साइज फोर्थ ए से बड़ा होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? बोलो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका साइज में कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब यहां पर एक बात होती है एल्यूमिनियम और गैलियम। साइज ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम, यहां एक बात आती है 13 इज ग्रेटर देन गैलियम 31। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्यों? तो एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज पे क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 283 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 28183। तो एल्यूमिनियम से गैलियम में जब जाते हैं तो ऑर्बिट
एल्यूमिनियम टू गैलियम जब मूव करते हैं तो ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, बट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज बाय 18 यूनिट, बहुत तेज बढ़ जाता है. सो साइज आईपी ये रिमेन्स सेम. ये प्रॉपर्टीज लगभग लगभग इन सब की सेम रह जाती है. क्लियर है तो बोल दो. आ गया समझ में? कोई डाउट है? कटेगा नीचे, रिमेन्स सेम. यहां लिख देता हूं मैं. ये एक एटॉमिक साइज का पॉइंट हुआ. 13 ग्रुप में, 14 ग्रुप में कोई स्पेशल क्वेश्चन साइज पे नहीं बनता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब साइज के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईई भी बोलते हैं, आईपी या फिर आईई. ये आपका ये वाला केस है. बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो. ठीक है. अगला जो पॉइंट यहां पर आता है वो क्या है, तो आईपी का अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आईपी, लेफ्ट राइट आईपी इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीजेस. ये आईपी का एक जनरल बात है. अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं तो 13 ग्रुप का आईपी 14 ग्रुप से कम होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट हो गया. यहां पर आईपी पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखने हैं. आईपी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं कैसे बनते हैं. अगर हम 13 ग्रुप के आईपी की बात करें तो 13 ग्रुप में आईपी क्या होता है, वही सेम यहां का उल्टा हो जाएगा. आईपी ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो आईपी ऑर्डर बैंगन होना क्या चाहिए था, ये आईपी का ऑर्डर होना चाहिए था. यहां बहुत झोल होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां एक तो ये जो काउंटेबल है ना, जहां पर क्वेश्चन बनता है वो ये होता है, और यहां भी चेंज हो जाता है. तो कई बार एडवांस लेवल में पूछ लेते हैं, बट मेन ये तो आपको पता होना ही चाहिए. नीचे का एक बार इग्नोर हो जाएगा चलेगा. तो ये आईपी का एक ऑर्डर मैंने आपको यहां पर लिख दिया. इसी तरह से क्या होगा कि नीचे वाले में भी सेम होता है. 13 ग्रुप के बाद 14 ग्रुप, वो भी मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं. तो 14 ग्रुप में क्या होगा, ये होना ये चाहिए था, लेकिन यहां पर मेन झोल होता है इस जगह पे. इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एडवांस लेवल के लिए आपको पता होना चाहिए. और इनके वैल्यू थोड़े से, वैसे तो यही होता है, लेकिन आप ऑलमोस्ट इक्वल भी मान सकते हो छोटे लेवल पर. तो ये हो गया. अब क्वेश्चन बन गया आपका आईपी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम. ऐसा क्यों? तो वही है, एल्यूमिनियम टू गैलियम जब जाते हैं तो ऑर्बिट
वही सेम लिख दिया ना उधर, तो क्यों एनर्जी लगाऊं यहां पर फालतू की? बोलो कोई दिक्कत है तो? चले हम आगे, बताओ, करो। ये आपका आईपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पीरियोडिक में दे दिया है, तो यहां उस पर अपने को एनर्जी नहीं लगानी है। आईपी के बाद अगला जो बात आता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको बता ही दिया, एटॉमिक नंबर मास नंबर का काम हो ही गया है। तो इसके बाद आपका आईपी के बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम फंडा है, लेफ्ट टू राइट ईएन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। थर्ड और फोर्थ ए ग्रुप में थर्ड ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ ए से कम होती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब एडवांस लेवल के लिए आप सोचोगे तब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ईएन ऑर्डर ये एकदम सुपर लेवल पे ही याद रखना है, ऑर्डिनरी में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर इंडियम का वैल्यू बढ़ गया और थेलियम का वैल्यू बढ़ गया। यहां उल्टी बातें हो गई है। बोरॉन का वैल्यू होता है 2, एल्यूमिनियम का होता है 1.5, फिर इसका होता है 1.6, 1.7, 1.8। तो ये एक इंटरेस्टेड बात है, बट इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। एटलीस्ट मेंस और बोर्ड लेवल तक तो जरूरत आपको नहीं पड़ती। एडवांस में आपको ये बातें पता हो तो अच्छी बात है, कई बार पूछ लेते हैं, एक आध बार आया हुआ है कि ऑर्डर बताओ, परफेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है, तब बच्चे की जान फंस जाती है वहां पर। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन वाली फैमिली में, कार्बन देखो, कार्बन की वैल्यू होती है 2.5 लगभग, फिर इन सब की वैल्यू 1.8 ही होती है लगभग लगभग, बहुत फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है इसलिए ऐसा लिखा। इसकी वैल्यू 1.9 हो जाती है। ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बात हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग वो है डेंसिटी। इसमें कोई लोचा नहीं होता। डेंसिटी टॉप टू बॉटम चलने पर हर जगह बढ़ती है। 13 और 14 ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर। डेंसिटी तो इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम एज वेल एज लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी डेंसिटी बढ़ती है। क्लियर? दोनों ही ग्रुप में। और यहां अगर हम बात करें तो थर्ड ए की डेंसिटी फोर्थ ए से थोड़ी सी कम होती है। बाकी इसमें स्पेशल कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनता। तो ये आपको ये डेंसिटी का भी मैंने पॉइंट समझाया। फटाफट यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। जल्दी कमेंट दो। कोई डाउट? आगे की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेते हैं। कमेंट देते रहो भाई। और मेरा हैशटैग क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है, वो भी लिख मारो।
ठीक है ना, वो भी आप लिख दो फटाफट। बुक में आपको 13 ग्रुप अलग दे रखा है, 14 ग्रुप अलग दे रखा है। मैं यहाँ पर दोनों ग्रुप को एक साथ कंपेयर कर रहा हूं, जिससे जो हमारा एटलीस्ट एक लेक्चर का टाइम बचेगा, उस टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करना, एस ब्लॉक हो, ये हो, हाइड्रोजन हो, मेरे नोट्स पढ़ना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा डेंसिटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, मेल्टिंग नंबर जो भी होगा, पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो आंसर है मेटल है अगर आ रहा है तो, इफ लिख देता हूं मैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये बात है टॉप टू बॉटम, T2B का मतलब है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो ये बात ध्यान रखना। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ता है, सो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। साइज बढ़ने के साथ साथ मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का मेटल्स के केस में कंसेप्ट मैंने यहां पर आपको रिपीट किया। इफ अगला पॉइंट है, इफ टॉप टू बॉटम में, इफ नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, ये यही इसी लेसन का नहीं है, ये पूरा एक कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। इन नॉन इफ नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट also increases because size, non-metallic size increases या non-metallic size बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। नॉन मेटलिक साइज बढ़ने पर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। अब बात करते हैं यहां पर 13 ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में लेता हूं। तो 13 ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में अब लिखता हूं, ये कंसेप्ट तो दे दिया। तो बोरॉन, पहले ये देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इन इफ मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब मेटल्स की बात है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब ये आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल से मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम होता जाएगा। हाँ या ना, ये देखो यहां पर एकदम से रिवर्स होता तो बहुत ज्यादा रैपिड चेंज हो जाता है, फिर ये बढ़ जाता है। ये एक ऑर्डर है, कोई दिक्कत है तो बोलो। और कार्बन फैमिली की बात करूं मैं, तो कार्बन फैमिली में क्या होता है, कार्बन फैमिली में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और उसके बाद टिन है, और फिर लेड का थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां जो रैपिड चेंज हुआ, यहां जो चेंज आ रहा है, उसका मेन रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख देता हूं, ड्यू टू इनर्ट
पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है अभी पढ़ाने वाला हूं, तो ये मैंने आपको ये दोनों लिखा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ ग्रुप की बात करूं तो थर्ड ए का और फोर्थ ए का कंपेयर करूं तो थर्ड ए के कंपेयर में फोर्थ ए की बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फोर्थ ए इज मोर देन थर्ड ए। थर्ड ए के कंपेयर में फोर्थ ए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब हम दूसरा पॉइंट यहां अलग से ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, अगला पॉइंट है हमारा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बोलते हैं इसको, बीपी। और ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई लोचा नहीं होता, टॉप टू बॉटम थर्ड ए और फोर्थ है दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉरी कम होएगा। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट राइट क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीजेज, यही मतलब हुआ। तो यहां पर अगर मैं थर्ड ए और फोर्थ ए में बात करूं तो फोर्थ ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा थर्ड ए से। यहां कोई लोचा नहीं है, टॉप टू बॉटम, तो इसका ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूं, चलो डायरेक्ट ही है। ये आपको ये वाले पॉइंट मैंने लिख दिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो आप, ये बीपीएमपी की भी राम कहानी हमने सुन ली बच्चों। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात है किसी के मन में तो फटाफट बोले जाओ। जल्दी बोलो। चलो अब अगला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी काम काम की हमारी हो गई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले एक वर्ड मैं करवा रहा हूं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे ये मैं पीरियोडिक टेबल में करवा चुका हूं, लेकिन वो काफी पहले की बात है। कई बच्चे हो सकता है कि वो पीरियोडिक टेबल के एपिसोड को नहीं देखे हों, तो उनको डायरेक्ट यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है देखो, तो देखना, इन पी ब्लॉक की बात हो रही है, और उसमें भी स्पेशली ग्रुप 13, 14 और 15, टॉप टू बॉटम टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एस ऑर्बिटल्स, एस इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं, एस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल्स एक ही बात है। टॉप टू बॉटम टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एस ऑर्बिटल्स की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है ना, ये है मींस एस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने में वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इनर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। दे बिहेव एज inert. So this
effect is called as inert pair इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। एस ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, चलो, तो इसका फायदा क्या है या नुकसान क्या है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब शॉर्ट में इतना लिखूंगा, मैं यहां एक बार लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ higher oxidation state decreases and stability of higher oxidation state and lower oxidation state, stability of lower oxidation state increases। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, लोअर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। मैं यहां पर सारे ग्रुप्स का समझा देता हूं, ऐसा नहीं कि 13 या 14 ही पढ़ रहे हैं अपन, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप, तीनों ग्रुप्स को ले डालता हूं मैं यहां पर। 13 ग्रुप के जो मेंबर हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, ये आपके पीरियोडिक टेबल के गाने हैं, जो ट्रिक्स वाले एपिसोड में आप जाके देख सकते हो, वहां पर आपको सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। फिर भी मैं यहां रिपीट कर देता हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्लियर? काशी गए श्याम या संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगला, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये अगला पॉइंट है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये इस ग्रुप के मेंबर्स के नाम है। अब यहां पर इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? तो इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है 13 का, वो +3 होता है नॉर्मल में। 14th का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 और 15 का होता है +5 मेन। लेकिन यहां पर क्या होता है, बोरॉन का +3, एल्यूमिनियम भी +3 बनाता है, गैलियम 1 और 3 दोनों बना सकता है, इंडियम में 1 और 3 दोनों बनते हैं। अंडरलाइन वाला या गोला कर देता हूं, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। जहां पर कुछ नहीं किया है, इसका मतलब वहां पर दोनों सफिशिएंट स्टेबल है। और थेलियम में 1 बनता है, 3 बहुत नहीं के बराबर बनता है, तो ये मैंने यहां पर भी इसी को गोला कर दिया है। कमेंट दे दो वही फटाफट फटाफट, जल्दी से अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दो, उसके इंतजार में शैलेश राउत बैठा हुआ है। अगला देखो, कार्बन फैमिली में क्या होगा? तो कार्बन फैमिली में ये +4 होता है जनरली, कभी कभी -4 भी होता है। मैं सारी पॉसिबल लिख देता हूं, क्योंकि कार्बन क्या एक सफिशिएंट, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब +4 और -4 दोनों होगा।
सिलिकॉन में +4 बनता है, जर्मेनियम में 2 भी बनेगा और 4 भी बनेगा, बट दोनों सफिशिएंट स्टेबल है। टिन में 2 और 4 दोनों बनते हैं, बट 2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर में टिन के दोनों में। 4 भी इजीली बनता है, बट 2 थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहता है। लेड तो तुम्हारे जैसा बेशर्म है, 2 बना के मारोगे पीटोगे बहुत उल्टा लटका लटका के, तब जाके 4 में बदलेगा, नहीं तो 2 ही उसका कंफर्टेबल जोन है। तो ये लेड की बात हो गई। कोई दिक्कत है तो बोल दो। 15th ग्रुप की बात करें हम, मान लो तो 15th ग्रुप में नाइट्रोजन है, बहुत रेयरली इलेक्ट्रॉन देता है, लेने की पावर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में 3rd हाईएस्ट है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। फास्फोरस में क्या होगा? 3। तो ये 3 तो लेता ही है, इसके अलावा +3 भी होता है और +5 भी होता है, बट मेन ये है दोनों। -3 कम होता है इसका। आर्सेनिक में क्या होगा? +3 और +5 दोनों बनते हैं, दोनों सफिशिएंट है। एंटीमनी में भी 3 बनेगा और 5 भी बनता है, बट 3 ज्यादा स्टेबल है। और इसमें क्या होगा? 3 ही बनता है, 5 तो केवल फ्लोरीन के साथ एक एग्जांपल है जिसमें बनता है, तो इग्नोर कर दिया उसको। तो अब आप देख रहे हो इनर्ट पेयर के कारण क्या हुआ कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, नीचे चलते चलते यहां पर देखो 4 था, 4 होते होते क्या हो गया? 2 हो गया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मान लो तो क्वेश्चन है ग्रुप 14 में, +2 हैलाइड्स स्टेबिलिटी। +2 हैलाइड्स की स्टेबिलिटी तो क्या होगी? CX2 नीचे चलेंगे तो बढ़ेगी, टिन की काफी ज्यादा हो जाती है और लेड की तो और भी ज्यादा। अगर मान लो हम +4 हैलाइड्स की स्टेबिलिटी देखें, तो क्या होगा? ये +2 की बातें हुई और ये +4, CX4 सॉरी ये उल्टा लिख दिया। ऊपर वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है +4 में, 2 में नीचे वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और 4 में ऊपर वालों की। लेड का तो 4 बहुत रेयरली बनता है। तो ये मैंने +2 और +4 हैलाइड्स की स्टेबिलिटी लिखी। यहां जैसे क्वेश्चन बनते हैं, मान लो तो क्वेश्चन बनता है BiCl3 होता है, BiCl5 नहीं, PbCl4 नहीं होता, PbCl2 होता है। ठीक है ना? और देखो आप, TlCl स्टेबल है, TlCl3 नहीं। अगला ले तो जैसे SbCl5 नहीं होता, SbCl3 होता है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कंपाउंड पे ही बनेगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं Sn+2 नहीं होता, होता है Sn+4 नहीं। अब आप कहोगे सर होते तो दोनों है, बट बात कंपैरेटिव है।
आंसर है ड्यू टू, सबका एक ही आंसर है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सब हर मर्ज की एक ही दवा है यहां पर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बातें आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड हो गई हैं। फटाफट आप अपने कमेंट दो, समझ में आया या नहीं, जो बताओ जल्दी बोलो। 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो, और आगे का जो भी ज्ञान लेना है देना है दे दो। कुछ रिपीट करना है तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूं। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। चलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा हो गया है। इसी की क्वेश्चंस इसी से बनेंगे एक्चुअली। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले माइंड में फिट होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग चालू करते हैं पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप 13 और 14 की कंबाइंड करके हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो आंसर है ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। तो आंसर है ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। ये है मीनिंग, ठीक है ना। थर्ड ए ग्रुप का जो ऑक्साइड होते हैं, तो ये 13 ग्रुप बना देता हूं और 14 ग्रुप। तो 13 ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? बोरॉन का जो ऑक्साइड होगा वो B2O3 होगा, जो एसिडिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो Al2O3 होगा, जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। गैलियम के 2 ऑक्साइड बनते हैं, इंडियम के 2 ऑक्साइड बनते हैं, और थेलियम का एक मेन ऑक्साइड बनता है, दूसरा इग्नोर हो जाता है। बाकी के जो ऑक्साइड हैं ये बेसिक नेचर के ऑक्साइड है सारे वीक बेस, बट जितने भी ऑक्साइड थर्ड ग्रुप के हैं वो बेसिक टाइप की नेचर के हैं, ठीक है। ये हो गया। 14th ग्रुप के अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो कार्बन के ऑक्साइड्स में जो मेन होते हैं CO, CO2 और C3O2, ये 3 ऑक्साइड होते हैं। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है SiO2 होता है, GeO और GeO2 इसके ऑक्साइड बनते हैं। टिन का जो ऑक्साइड बनेगा वो SnO और SnO
O2 बनेगा। ये कैसे बन रहा है आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी है ना, उन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट से बन रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो फटाफट बोल दो भाई, अदरवाइज बहुत चुटकियों वाला काम चल रहा है अभी। बोलो। लेड में जो ऑक्साइड है PbO बनता है, Pb3O4 बनता है, Pb2O3 बनता है और PbO2 बनता है। ये ऑक्साइड्स हो गए यहां पर 13 और 14th ग्रुप के। ठीक है ना। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी 14 ग्रुप की मैंने प्रॉपर्टी यहां ली नहीं है, मैं अलग से समझा रहा हूं। जैसे रिएक्शंस तो बहुत सिंपल है कि भाई रिएक्शन है तो अब पहली बात है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर का मतलब यहां ऑक्सीजन से है बच्चों। इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये बात हमेशा फिक्स रखना, केवल इसी ऑक्सीजन से ही नहीं, जो भी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना लगभग सारी की सारी नीचे चलने पर बढ़ेगी, एक्सेप्ट रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से रिएक्शन के अलावा। हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला केस यहां आता है, जैसे एक एग्जांपल है, बोरॉन को स्पेशल कंडीशंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, B2O3 बन गया। ऐसे क्लियर है कि नहीं। कार्बन है तो कार्बन के साथ एयर की जब रिएक्शन हो रही है तो अगर मान लो इनसफिशिएंट, लिमिटेड ऑक्सीजन लिख देता हूं, इतना लंबा क्या लिखना, ऑक्सीजन है तो अगर मान लो लिमिटेड ऑक्सीजन है तो CO बनेगा और O2 एक्सेस में ही होता, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में बनेगा CO2। तो रिएक्शंस तो इनकी सिंपल है, ऐसा नहीं कि सारी रिएक्शन देख के टाइम पास करना बेवकूफी है मेरी लैंग्वेज में, क्योंकि जब कोई कंडीशंस नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता, तो क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करो उस जगह पे। क्लियर हो गया बच्चों। कुछ बात है मन में उमड़ घुमड़ रही है तो बोल दो। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेता हूं। एल्यूमिनियम है, एयर के साथ जब रिएक्शन करता है गर्म करते हुए, क्योंकि ओपन एयर में एल्यूमिनियम बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, तो Al2O3 बनेगा। यहां पर भी ऐसा नहीं कि कार्बन कोयला रखा है तो आग थोड़ी लग जाती है, कोयला तो सालों पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम तो फिर भी धीरे धीरे करके थोड़ा खराब होएगा, हाँ या ना। तो ये, लेकिन टेम्परेचर की और प्रेशर की कंडीशंस यहां पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो इनकी रिएक्शंस का आइडिया मैंने दे दिया। यहां पर बात करें, अगर मान लो मैं कहूं CO, ये क्या है आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड है। आपका जीके बढ़ाता हूं, अदर न्यूट्रल ऑक्साइड जो आपको याद रखने हैं वो है NO और N2O, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, NO और N2O। CO के बाद अगला आता है वो है आपका CO2। ये एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि इसमें जब पानी डालते हैं तो बनता है H2CO3। H2CO3 को ही हम लोग, वो ये वाला ज्यादा अच्छा है इसका, क्योंकि वीक है तो पूरी तरह आयंस इतना इजीली नहीं बनाता। तो ये बात आपको हो गई। C3O2 ये कहां मिलता है कार्बन के ऑक्साइड में, फाउंड इन मार्स। अर्थ पे नहीं मिलता, मंगल में दंगल करता है ये। मार्स का मतलब मंगल प्लेनेट, तो मंगल में दंगल करता है, इसलिए इसका नाम है C3O2 का नाम है कार्बन सिस ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, कार्बन सिस ऑक्साइड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखो, मजेदार बात तो इसकी स्ट्रक्चर में ही होती है।
क्लियर है कि नहीं? बोलो। आगे की बात करें अगर हम, मान लो तो यहां पर ये लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, जो भी पॉसिबल पॉइंट है मैं यहां बता देता हूं, तो ये 3x माइनस 4 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस का 4/3, सॉरी प्लस का 4/3, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। स्ट्रक्चर वाइज तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही सकते हो, इसका -2 हो गया, इसका 0 हो गया, सॉरी टोटल कैसे हुआ वो तुम देखो, इसका 0 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा। तो अगर एलिमेंट वाइज पूछा जाए कि भाई पर्टिकुलर इस कार्बन पे क्या है, उस कार्बन पे क्या है, तो इस तरह आंसर दे दो। रिडॉक्स में ये सब बातें की हुई है हमने। और अगर ऑन एड एवरेज पूछा जाए तो उधर से आंसर दे दो। तो ये तो कार्बन के ऑक्साइड्स की बातें हो गई। कार्बन के बाद सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो CO2 क्वेश्चन क्या बनता है, CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहीं पे। CO2 क्या है, इसमें 180 डिग्री एंगल होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। SiO2 में क्या होता है आपका कि 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। हाँ या ना? कुछ डाउट है तो बोलो। तो ये CO2 और SiO2 की बातें हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस बात को देखो, CO2 तो क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे फॉर्म में रह जाता है, ये सही है, तो हर रीजन मिल गया। SiO2 में ऐसा नहीं हो पाता, ये नहीं होता। कारण वेकेंट डी ऑर्बिटल्स लिख देता हूं भी। तो इसमें क्या होता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे अपनी वेकेंसीज को इंक्रीज करा लेता है, ये होता है। तो रीजन है ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, पहला लॉजिक। दूसरा है वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स, CO2 में कम और SiO2 में ज्यादा होते हैं, इसलिए ये गैस है और ये हो गया आपका सॉलिड। तो ये 2 पॉइंट यहां पर मैंने लिखे हैं मेन, मतलब इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको उधर लिख दिया है। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। तो ये कार्बन के और सिलिकॉन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस में तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी वाली बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा हो जाती है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। इसका मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, देखो यहां पर लेड के एग्जाम्पल को लेता हूं तो पीबीओ से ज्यादा पावरफुल है Pb3O4, फिर Pb2O3, फिर PbO2।
हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये है आपका केस, ठीक है ना? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने आपको समझाया। अगर मैं टिन में एग्जांपल लेऊं तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ SnO SnO2 ऐसा, ठीक है ना? तो कोई भी एग्जांपल है आप देख सकते हो कंपेयर में। अगला Pb3O4, इस पे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे कहते हैं रेड लेड। रेड लेड बोलते हैं। ये क्या है? आपका मिक्स ऑक्साइड है। किस किस का मिक्सचर है? PbO प्लस Pb2O3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होता है। एवरेज वैल्यू निकालूं पीवी का एवरेज, तो वो होगा प्लस का 8/3। एडवांस लेवल में आपसे पूछा जाएगा भाई किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये है। और ये इसका एक कॉमन नेम है। प्रेजेंट कहां होता है? ये सिंदूर में। मर्क्यूरी और लेड का कॉम्बिनेशन होता है उनके ऑक्साइड्स का सिंदूर में, ध्यान रखना, ठीक है? तो सिंदूर कई बार पूछ लेते हैं, सिंदूर में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ये रहा आपके सामने। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये इसमें ये वाला पॉइंट हुआ। बाकी तो सब कंप्लीट कर दिया है। जो जो भी पॉइंट मेरे को यहां समझाने के, मैंने इसमें ऑक्सीजन वाली कैटेगरी में सब कुछ ले लिया है। अब फटाफट कमेंट दो, कोई डाउट है तो बोल दो। हो गया भाई? कोई डाउट है? समझ में आ गया सब? चलो फिर हम आगे का पॉइंट लेते हैं इसमें। ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद अगला मैं पॉइंट करवा रहा हूं, वो है रिएक्शन विद हेलोजन्स। क्लोरीन या हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विद हेलोजन्स देखते हैं अपन। 13 14 दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, तो आपका अच्छा खासा लेवल भी बन रहा है और स्पीड भी बनेगी। और क्रॉस क्वेश्चन जो कंपटीशन में है वो करना आपको बहुत इजी पड़ेगा। अगला है दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद X2, मतलब हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा? हेलाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना? और जनरली पोलर कोवलेंट नेचर होती है।
आयोनिक भी कह सकते हैं, बट मेनली पोलर कोवलेंट हैलाइड बनते हैं, ठीक है ना। थर्ड ए ग्रुप का जो हैलाइड बनता है 13 ग्रुप बना देता हूं मैं यहां पर, और 14 ग्रुप। तो 13 ग्रुप का हैलाइड बनेगा वो बनेगा MX3, 14 ग्रुप का जो हैलाइड बनेगा वो बनेगा MX4। ये इनके हैलाइड्स की बातें हुई। अब बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो MX3 और MX4 बोरॉन का है, तो बोरॉन के जो हैलाइड है BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, चारों के चारों हेलोजन बोरॉन से इजीली रिएक्शन करते हैं। इसके बाद बोरॉन के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में AlF3 बनेगा, AlBr3 बन जाता है, AlI3 भी बनता है, AlCl3 भी बनता है। बट AlCl3 और AlBr3 बनता है, AlI3 इतना स्टेबल नहीं है तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। गैलियम में GaCl, GaCl3, GaBr, GaBr3, ये बनते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है या जो पॉपुलर है वो लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि आयोडीन के बनेंगे ही नहीं, बनते हैं, लेकिन कम स्टेबल है या कम पॉपुलर है, इसलिए हमने उनको इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगला केस ले रहे हैं हम लोग यहां पर, INCl, INBr, INCl3, INBr3, ये इनके मेन हैलाइड है। TLCl, TLCl3, TLF3 फ्लोरीन बना लेता है, बाकी के तो TLBr बनेगा। +3 वाले फ्लोरीन बना सकता है, क्लोरीन का भी कम स्टेबल है, तो उसको भी भूल सकते हो। कार्बन फैमिली के देखो, CF4, CCl4, CBr4 और CI4 कार्बन फैमिली के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। कार्बन के बाद अगला है आपका सिलिकॉन फैमिली। SiF4 बनता है बट कम स्टेबल है, SiCl4, SiBr4 और SiI4। SiI4 उतना स्टेबल नहीं है तो इसको इग्नोर कर देता हूं मैं। ब्रोमाइड और क्लोराइड ही सबसे मेन पॉपुलर होते हैं। GeCl2, GeBr2, GeClI2 भी बनता है यहां पर काम का, GeCl4, GeBr4, मेन ये बनते हैं। इसके बाद टिन, SnCl2, SnBr2, SnI2। अब आप कहोगे कि सर आप तो फ्लोराइड तो बना ही नहीं रहे हो कहीं पर, तो इसका मतलब फ्लोराइड बनते हैं क्या? तो आंसर है बनते हैं, बहुत इजीली बनते हैं ज्यादातर केस में, बट वो इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव या ऐसे होते हैं ना, और इतना पॉपुलर नहीं है हम लोगों के स्टडीज में, तो मैंने फालतू की भीड़ यहां इकट्ठी नहीं की है। क्लियर हो गया? जहां पर फ्लोराइड का क्वेश्चन बनता है ना, वहीं पे मैंने फ्लोराइड बनाया है। लेड में देखो तो लेड में PbCl2, PbCl4, PbBr2, PbI4, ठीक है ना। PbI2 भी बनेगा, PbBr4 भी बन जाता है और PbI4 भी
बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स बनाए, हैलाइड्स जो पॉसिबल है, जो थोड़े पॉपुलर है, वो हैलाइड बच्चों मैंने बना दिए। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम चलने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, थर्ड ए की रिएक्टिविटी फोर्थ ए के कंपेयर में कम होगी, लेफ्ट राइट चलने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। हैलाइड फॉर्मेशन के लिए आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये आपका रिएक्टिविटी वाला पॉइंट हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, बहुत मस्त है। थर्ड ए ग्रुप हैलाइड्स, थर्ड ए ग्रुप हैलाइड्स इजकल टू लिवाइस एसिड होते हैं। ये लिवाइस एसिड नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं। तो दो पॉइंट यहां पर है, इलेक्ट्रोफाइल और लिवाइस एसिड है। ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण ऐसा होता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो इसके कारण 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, लिवाइस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर में अगर देखूं तो BF3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCl3, BBr3 और BI3, इनकी अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं तो क्या होगा? ऐसे उधर लेफ्ट राइट चलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है। ऐसे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेकेंट, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल्स या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जितना इजीली वेकेंट ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उन वेकेंट्स में फैलता जाएगा। तो पहले ही गरीब है बोरॉन, तो बोरॉन तो पहले ही क्या है, यहां पर गरीब है। ऐसे देखो आप, 6 इलेक्ट्रॉन है, जब ये वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो यहां पर गरीबी और बढ़ेगी। हाँ या ना? और ज्यादा गरीबी आएगी, वो तो BPL कार्ड भी नहीं मिलेगा उसको। अब तो ये हालत हो गई उसके। कोई दिक्कत है तो बोलो, पहला पॉइंट। ठीक है ना? और इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट का बिल्कुल उल्टा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट का मीनिंग है कि भैया जिसकी पावर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर फ्लोरीन बहुत पावरफुल है, फ्लोरीन पावरफुल है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए था। हाँ या ना? बोलो। लेकिन यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ नहीं आ पाता, तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन किधर जाता है। ठीक है ना? फ्लोरीन लेता तो है लेकिन फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने पास परमानेंट नहीं रख पाता। बोरॉन को कहेगा टेंशन मतलब, मैं तो ऐसे तेरे से मजे ले रहा हूं।
तेरा इलेक्ट्रॉन तेरे ही पास है, मैंने तो अपनी तरफ मजे लेने के लिए खींच रखा है, रेपुटेशन दिखानी है मेरे को अपनी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा है, आयोडीन पावरफुल नहीं है, उतना तेजी से फ्लोरीन के जैसे खींच नहीं पाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि इसके पास खूब सारे खाली ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, तो जैसे उसको मौका मिलेगा वैसे क्या होगा, वो उसको रख लेगा छुपा के। आया कि नहीं आया, वो टीवी में ऐड आता है ना, वो कौन सा मिंगोज विंगोज का, वो जो छोटे छोटे टैबलेट्स वाला है ना, बोले मूर्ति लगेगी उधर, इतनी देर में वो मूर्ति की मालाएं खोल के खा जाता है, पता नहीं काय का आता है क्या नहीं? क्लियर है? वैसे ही बोले कि देखो उधर देखो, उधर देखते इतनी चीज देर में चीज गायब कर लेगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, बोलो? तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट हो गया पहला पॉइंट। अगर मैं इनमें कंपेयर करूं, ये तो सबका सेम हाल है हैलाइड्स का, ऐसा नहीं कि बोरॉन के पास ऐसा है, सब में सेम हाल होगा। अगर मैं बात करूं BCl3 AlCl3, इन दोनों में से कौन पावरफुल होगा एसिड, लिवाइस एसिड? तो देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन की तरफ जा रहा है, लेकिन क्लोरीन का क्या है आपका, देखो एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इजीली समझ में आएगा। ये मैंने आपको एल्यूमिनियम बनाया और मैंने यहां पर बोरॉन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है? तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, ये डायमर बन जाता है, ठीक है ना? तो यहां पर इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो क्या कहेगा, भैया मैं तो मरा जा रहा हूं, खाली पड़े, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। तो यहां पर कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा? AlCl3। तो डाउन द ग्रुप उल्टा हो जाता है ये बात, नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कोई इश्यू है तो बोल दो, वही फटाफट कमेंट दो। सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा उल्टा लिखा था, यहाँ बैक बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ थोड़ा सा ये जो है ना, बैक बॉन्डिंग भी एक कंसेप्ट है, तो मैं लिख पूरा बना देता हूं। देखो तो यहां पर क्या होगा, इन बोरॉन फैमिली टॉप टू बॉटम लिवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे ये क्लोराइड का लिया था, सबका ले लो, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया इसमें। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है ना? ऐसे क्यों? क्योंकि नीचे चलते चलते बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो जो अवेलेबिलिटी वेकेंट डी ऑर्बिटल मेटल के ऊपर है ना, वो बाइंड अप होती जाती है। ठीक है? कैसे, उस बात को समझा देता हूं मैं, पहले इसको भी खत्म करता हूं एक बार। तो इसमें और तो कोई स्पेशल क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो बनना था मैंने बता दिया। ठीक है ना? 14 ग्रुप हैलाइड्स में CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस
हो जाता है। CCl4 के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, CH2O का होल 6+4, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं बन पाता, जबकि SiCl4 के हाइड्रोलिसिस से पानी डालने पर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? तो सीधा सा है, यहां पर जो बात आती है कि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कार्बन में नहीं होते और सिलिकॉन में होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वो कॉम्प्लेक्स बना जाता है। यही सेम बात यहां पर बोरॉन एल्यूमिनियम में भी लग सकती है कि BCl3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, AlCl3 का हो जाता है। BCl3 के हाइड्रोलिसिस से H3BO3 बनता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। BH2O का होल 6 नहीं बन पाता, जबकि AlCl3 के हाइड्रोलिसिस से AlOH का होल 3 तो बनता ही बनता है प्राइमरी लेवल पर, बट वो तुरंत के तुरंत, ज्यादा अच्छा आंसर है, AlH2O का होल 6+3 बना लेता है। तो ये भी एक बात हो गई। हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड पॉइंट यहां पर मैंने खत्म किया। किसी को यहां तक कुछ डाउट पूछना है तो बोलो, थोड़ा सा पोर्शन और अभी करवाना है इसका मेरे को, ठीक है ना, जल्दी बोलो लेकिन। चलो आगे देखते हैं फिर हम। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ती है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवलेंट नेचर। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो कोवलेंट होगा। इट मींस PbCl4 कोवलेंट होगा, PbCl2 कंपैरेटिवली आयोनिक होगा। क्लियर है कि नहीं? और देखो SnCl2 आयोनिक हो गया, SnCl4 कंपेयर में कोवलेंट हो गया। बोलो, ये एक बात हमने कर ली। कोई दिक्कत है तो बोल दो।
ठीक है, तो ये कोवलेंट वाला भी एक पॉइंट मैंने आपको बाइंड अप किया। अब एक पॉइंट डायमर वाला भी है, वो भी मैं करवा देता हूं इसी में। BCl3 BF3, देखना BF3 से क्या बन जाता है, तो BF3 बैक बॉन्डिंग शो करता है और BF4 में बदल जाता है। देखो ये BF3 है, अब ये क्या होता है, F माइनस से रिएक्शन करके, और एक ऑप्शन है कि BF4 बना लेगा पहला, फ्लोरीन का लॉन पेयर लेके, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि BF3 यहीं पे ही बैक बॉन्डिंग करे, फ्लोरीन का लॉन पेयर जो है बच्चों, ये बोरॉन फ्लोरीन का लॉन पेयर गेन कर ले, ये मॉलिक्यूल बन जाए। तो यहां पर फ्लोरीन पॉजिटिव और बोरॉन हो गया नेगेटिव, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये है आपका बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो ये BF3 में ऐसा होता है। BF3 में क्या नहीं होगा, तो BF3 में ऐसा नहीं होता। ऐसा मॉलिक्यूल इसमें नहीं बनता, ये नहीं बनेगा, मतलब B2F6 नहीं बनेगा। ये अपना एक पॉइंट हो गया। तो बैक बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर समझाया। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बोल दो भाई जल्दी से। अब आगे देखो, BCl3 में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो BCl3 जो मॉलिक्यूल है, तो BCl3 में क्या होता है, BCl4 नेगेटिव बनेगा, तो आंसर है नहीं। मतलब सेम ऐसा का ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑन क्लोरीन। क्लोरीन पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के कारण क्लोरीन अपना लॉन पेयर नहीं देगा। दूसरा पॉइंट है यहां पर, तो B2Cl6 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ड्यू टू साइज डिफरेंस। इसका लॉजिक कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया, साइज डिफरेंस के कारण B2Cl6 भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ना ऐसा बन रहा है, ना ऐसा बन रहा है, ना ऐसा बन रहा है। बैक बॉन्डिंग होगा इसमें, तो आंसर है बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं यही बात AlCl3 के लिए समझूं, तो AlF3, इसको समझ लो, AlF3 से क्या हो सकता है, तो AlF3 से ऐसा कुछ हो सकता है AlF4, तो आंसर है यस, बन सकता है। AlF F, एक फ्लोरीन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, तो ये बात सही है, ये तो बनेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ होगा, तो आंसर है ये ऐसा नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल इसमें एल्यूमिनियम में नहीं बनेगा, ठीक है ना। साइज डिफरेंस, लॉजिक वही है।
लेकिन अगर मान लो Al2Cl6 बनेगा, Al2F6 बनेगा, नहीं बनेगा। दोनों का आंसर है साइज डिफरेंस। डायमर बनने के लिए साइज भी मैटर करता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैं Al2Cl6 की बात करूं, मतलब AlCl3 में, पूरा ही ले लेता हूं उसको, AlCl3 की अगर मैं बात करूं तो AlCl3 में क्या होगा, देखना। AlCl4 नेगेटिव बनेगा तो आंसर है यस, बन सकता है। यहां ये तो बन रहा है, यहां भी बन रहा है। दूसरा है कि AlCl ऐसा बनेगा, लॉन पेयर वाला, आंसर है नहीं, ड्यू टू वेकेंट d ऑर्बिटल्स ऑन क्लोरीन। तीसरा है आपका Al2Cl6 बनेगा तो आंसर है यस, ये बन जाएगा। यहां पर कैसे बनेगा वो समझ लो। ये एक एल्यूमिनियम, ये दूसरा एल्यूमिनियम, यहां पर अपने ये हो गया, तो ये क्लोरीन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये क्लोरीन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये डायमर बन जाता है। बात आती है यहां पर क्यों नहीं दे रहा, तो यहां पर तो फ्लोरीन छोटा साइज है, तो साइज डिफरेंस के कारण लॉन पेयर का अप्रोच वहां वेकेंट ऑर्बिटल तक हो ही नहीं पाता, डिस्टेंस मैटर कर जाती है। क्लियर हो गया? यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर इसका लॉन पेयर खुद के में तो जा नहीं रहा, क्योंकि ये भी वेकेंट है, ये भी वेकेंट है। लेकिन ये क्या बैक बॉन्डिंग कहलाता है, तो बैक बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग में ऐसा हो जाता है। तो ये है बैक बॉन्डिंग, या बनाना बॉन्डिंग, या ब्रिज बॉन्डिंग। बोलो भाई, क्या हालचाल है आप लोगों के? तो ये हेलाइड्स का ये वाला कंसेप्ट आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट बोले जल्दी से। अब देखते हैं अपन इसमें। तो ग्रुप 14 के हेलाइड्स का मैं बता दूं, ग्रुप 14 हेलाइड्स, neither electrophile nor nucleophile। ग्रुप 14 हैलाइड्स जो होते हैं वो ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काउंट होंगे, ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काउंट होते हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के रीजन से, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के रीजन से, ये ना इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काउंट होंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, इनका हाइड्रोलिसिस इसका मतलब उतना आसानी से नहीं होता। म्यू डायपोल मोमेंट इजिकल टू 0 होता है इनका, ड्यू टू सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ये भी एक बात ध्यान रखना। स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? जल्दी से बोल दो भाई। आज की क्लास में यहीं तक लूंगा, अगला टॉपिक लंबा है वो आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अपने कमेंट दो फटाफट, आपको टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज फिर हम आगे का पॉइंट चल देखते हैं।
एक मिनट बाद। हाँ, कोई डाउट किसी को नहीं है तो ठीक है। चलो एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इनऑर्गेनिक में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका 11th एज वेल एज 12th दोनों में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आपको कमांड बनाना है कि मजे से इनऑर्गेनिक दिल से याद हो, रटना ना पड़े, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है आपको पीरियोडिक टेबल और उसके बेसिक्स जो आपको मैंने करवाए हुए वो पता होने चाहिए। उनको टाइमली आपको रिवाइज करते रहना होगा, ठीक है ना। अगर वो आपको पता है, क्योंकि मैंने अपने पीरियोडिक टेबल पढ़ने के तरीके में पूरा का पूरा ये कंसेप्ट सारे बहुत अच्छी तरह से करा दिए थे। साथ के साथ बॉन्डिंग, अगर आपके 2 लेसन कवर हो रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप ये मान लो 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपने अच्छा सा कमांड बना रखा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो एक बार अगले एपिसोड में बैठने से पहले मैं आपसे एक बार यही बोलूंगा कि आप पुराने एपिसोड्स को देख लो, तो आपका लेवल और स्पीड दोनों बनेंगी। एकदम मस्त एंजॉय करते हुए आप आगे चलोगे। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोल दो। चलो फिर।